हाँ तो बच्चों, आज आपको जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है इसके बारे में बताया जाएगा। इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें उदारवादी राष्ट्रवाद की उदारवादी धारा है उसका मैंने एक लेसन दिया था। और इसके बाद में उग्रवाद के बाद में 1920 से लेकर 47 तक का जो समय गांधी युग से के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के बारे में आपको डिटेल से बताएं। यहाँ उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है ये क्यों पनपा? तो यहाँ कोई भी एक नया वाद आता है, इसका मतलब है कि पहले जो चल रहा है इसमें या तो कुछ खामियां हैं या वहाँ ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एक नया दृष्टिकोण उभर कर सामने आता है। ये हर सब्जेक्ट में होता है, हर युग में होता है। समय के साथ कुछ चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें अपनी जो रेलेवेंसी है वो खो देती हैं। तो यही इसी प्रकार इसी प्रकार की जो दृष्टिकोण है वो अपने जो राष्ट्रवाद की जो दो धाराएं हैं इनके बीच में भी देखी जा सकती है। क्योंकि जो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का एक जो वर्ग था, जो असंतुष्ट वर्ग था, उन्होंने उदारवादियों की जो नीति है उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक कांग्रेस उदारवादी कांग्रेस कहलाई, दूसरी जो कांग्रेस है वो उग्रवादी कांग्रेस कहलाई। उग्रवादी कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो क्रांतिकारी कर रहे थे तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे जो लोग थे वो इनका नेतृत्व कर रहे थे, मगर निश्चित रूप से इनमें जो तिलक हैं वो प्रमुख थे। जहाँ तक उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसका जो नेतृत्व था वो गोखले जैसे जो महान जो राष्ट्रवादी उदारवादी जो नेता हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि गोखले एक ऐसे महान नेता थे जिनको गांधी जी ने तक अपना राजनीतिक गुरु माना। तो वो उनके उस उदारवादी दृष्टिकोण का नेतृत्व कर रहे थे। तो सबसे पहले तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और एक कांग्रेस के जो उदारवादी जो प्रारंभिक जो नेता थे वो पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में वे लोग विश्वास करते थे। अंग्रेजों और भारत के हितों को वे लोग परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से नहीं देखते थे और ये मानते थे कि अगर अंग्रेजों को हम भारत की समस्याओं के बारे में बता दिया जाएगा निश्चित रूप से वो समाधान करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो न्यायप्रिय एक जाति है ऐसा वे लोग मानते थे। मगर अब यहाँ जो इन्होंने स्ट्रगल किया, अहिंसात्मक जो साधन हैं उनको काम में लिया, संवैधानिक साधनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के सम्मुख अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया, अपनी समस्याएं उनके सामने रखना शुरू कर दिया। तो यहाँ अंग्रेजों ने एक 1892 का शासन सुधार अधिनियम क्या है कि दिया था। भारत के लोग ये चाहते थे कि क्रमिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश के जो लोग हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे वे हमें प्रशासनिक मामलों में आत्मनिर्भर बनाएं और समय आने पर हमें आज़ादी मिले। तो यहाँ जो ही क्या है कि 1892 का सुधार अधिनियम आता है तो जो उग्रवादी जो लोग हैं वो क्या है कि इससे नाखुश होते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1892 को वे एक छोटा सा सुधार अधिनियम हमारे सामने रखते हैं जो अस्पष्ट था। उनमें ये पता ही नहीं चल रहा था कि अधिनियम किस हिसाब का है। जैसे इसमें निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसको घुमा फिरा कर रखा गया था। तो उग्रवादियों ने सोचा है कि आपने 7-8 साल तक का जो संघर्ष किया है उसके बदले में आपको ये 1892 का छोटा सा सुधार अधिनियम दिया है। तो उग्रवादियों का पहला असंतोष इसके प्रति था। 1892 का जो सुधार अधिनियम रखा गया था उसके बाद में क्या है कि दूसरा ये है कि यहाँ कुछ धार्मिक पुनरुत्थानवादी लोग आ रहे थे। जैसे विवेकानंद 1893 में शिकागो में क्या है कि स्पीच कर चुके थे भारत की संस्कृत सभ्यता और संस्कृति के फेवर में। और यहाँ जैसे ये आपके अरविंद घोष जैसे जो दार्शनिक भी क्या है कि आ रहे थे। तो यहाँ ऐसा एक वर्ग उभर कर सामने आता है जो ये बताता है कि भारत की जो सभ्यता है वो महान है, भारत के धर्म महान है
तो वहाँ इससे पहले उदारवादी जो लोग उनको अच्छा मानते थे, मगर उग्रवादी ने सोचा कि हम हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारे नायक हैं, उनके आदर्श, उनके हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से हमें क्या है कि देश को चलाना पड़ेगा। और तीसरा कारण इस प्रकार से माना जाता है कि यहाँ जो समय समय के ऊपर भारत में कई प्राकृतिक प्रकोप रहे, जैसे 1876 से लेकर 1900 तक का अगर 25 साल का इतिहास देखा जाए तो यहाँ 18 के बाद के आसपास भयंकर अकाल पड़े, प्लेग फैला। मगर अकाल या अभाव जब आते हैं तो शासन का कर्तव्य होता है कि वह अपनी जनता को राहत प्रदान करे। मगर चूंकि अंग्रेज लुटेरे थे, वो व्यापारी बन के आए थे, उनका एक ही लक्ष्य था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। और जब अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, ये प्लेग आया, तो उन्होंने भारत की जनता की कोई विशेष देखभाल नहीं की। यहाँ तक कि जो प्लेग जो पीड़ित जो लोग थे, उनके रसोइयों में जाके उनके पूजा स्थलों को क्या है कि वो डिस्टर्ब करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, उनके कपड़े वगैरह क्या है कि जला देते थे। तो ये इस प्रकार से असंतोष उत्पन्न हुआ। और यहाँ आर्थिक असंतोष भी उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि यहाँ जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो इंग्लैंड से जो इंपोर्ट होने वाली वस्तुएं थी उनके ऊपर आयात कर समाप्त कर हटा दिया। परिणाम ये हुआ कि यहाँ वहाँ का माल और यहाँ का माल में जब कंपटीशन हुआ तो हमारा माल क्या है कि स्पेशली कपड़ा जो था, कपड़ा उद्योग था, वो उनके सामने नहीं टिक सका। परिणाम ये हुआ कि यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो चौपट होने के कगार पे आ गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों में क्या है कि आर्थिक दरिद्रता बढ़ती जा रही थी। और आर्थिक असंतोष निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र को क्रांति की तरफ क्या है कि ले जा सकता है। इसके बाद में जो अंग्रेज है, अंग्रेज भारतीयों से क्या है कि जातीय श्रेष्ठता वो अपने आप को मानते थे कि हम भारतीय से क्या है कि श्रेष्ठ है। और वहाँ के जो अखबार हैं वो दिल खोलकर भारतीयों को गाली दिया करता था। जैसे एक अखबार का मैं नाम बताऊं, द मिलिट्री एंड सिविल गजट है, तो वह भारतीय जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, तो उनको अपशब्द कहता था। वो कहता था जैसे बिलबिलाते बीए, वर्णशंकर बीए गुलाम। तो इस प्रकार से जब वो लोग खुद अपनी प्रेस के माध्यम से इंसल्ट करते थे तो निश्चित रूप से जो उग्रवादी जो लोग हैं उनको क्या है कि वो अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद में एक आता है कर्जन आता है। तो लॉर्ड कर्जन का एक शासन जो काल था वह भारतीयों के लिए बहुत अच्छा नहीं था। कर्जन के बारे में कहा जाता है कि कर्जन ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वही काम किया जो औरंगजेब ने क्या है कि मुगल साम्राज्य के लिए किया। तो यहाँ कर्जन ने 3-4 इस प्रकार के स्टेप उठाए कि जिससे क्या है कि भारत के जो लोग हैं वो असंतुष्ट हो गए। जैसे उन्होंने, कर्जन ने 1891 में कोलकाता कारपोरेशन एक्ट पास कर कारपोरेशन में भारतीयों की संख्या आधी कर दी, जिसे लोग क्या है कि भड़क गए। उसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों की संख्या आधी कर दी, जिससे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम हो। और लास्ट में उसका सबसे मूर्खतापूर्ण जो कार्य था वह 1905 में उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल जो क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था, जहां से देश को सबसे महान क्रांतिकारी मिले हैं, भले सुभाष चंद्र बोस हो, भले विवेकानंद हो, भले विपिन चंद्र पाल हो, भले जतिन नदासा हो, तो ये बंगाली जो लोग मिलकर उनके सामने समस्या चुनौती उत्पन्न कर रहे थे अंग्रेजों के सामने। और अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई उनको चुनौती दे। तो यहाँ कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कहने का तो शासन का ये तर्क था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, बड़ा प्रांत होने के नाते एक ही जगह से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको शासित नहीं किया जा सकता, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जाता। मगर उसके पीछे क्या है, उनका एक कारण था, वही लक्ष्य था, फूट डालो और राज करो। जो ही कर्जन ने क्या है कि बंगाल का विभाजन किया तो बंगाली जो लोग थे उनमें रोष छा गया। और ये जो असंतोष है, ये जो अनरेस्ट है, ये पूरे भारत में छा गया। तो वहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध में क्या है हलचल उत्पन्न होने लगी। और इस प्रकार से क्या है कि जो कर्जन का जो कार्य था, अभी मैं जैसे शुरू अभी बता रहा था कि कर्जन ने ब्रिटिश हुकूमत के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वही किया जो आपके औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के लिए किया था। तो ये कई कारण और कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, मगर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो काजेज थे, जो राष्ट्रवाद की जो उग्रवादी धारा है,
इसके लिए पनपने के लिए जिम्मेदार थे। मैंने उनका उसका उल्लेख किया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि जो साधन, ये जो अभी जैसे मैंने आपको कल उदारवादियों के बारे में बताया था, उदारवादियों के साधन क्या है कि अहिंसक थे, परंपरा संवैधानिक साधनों को काम में लेते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे, प्रतिनिधिमंडल भेजते थे, अंग्रेजों को पुनर्विचार के लिए लेटर देते थे, मेमोरेंडम देते थे। मगर जो उग्रवादी जो लोग हैं वो उनसे नितांत क्या है कि विरोधी थे। उग्रवादी ये मानते थे कि जैसे लाला लाजपत राय कहा करते थे कि ये व्यापारियों की ये जो जाति है अंग्रेज, वो दबाव की भाषा ही क्या है कि समझते हैं। तो यहाँ जो उग्रवादियों के जो साधन थे वो दबाव मूलक साधन थे। उन्होंने कभी अंग्रेजों से याचना नहीं की, उन्होंने कभी अंग्रेजों से रिक्वेस्ट नहीं की। उनका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को इतना दबाया जाना चाहिए, अंग्रेजों का मुकाबला किया जाना चाहिए, ताकि ये क्या है कि देश छोड़ के चले जाए। जैसे उदारवादी लोग ये चाहते थे कि वो अंग्रेजी साम्राज्य की छत्र छाया में क्या है स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। इसके नितांत विपरीत जो उग्रवादी जो लोग थे वो इस प्रकार के दबाव मूलक शब्दों को काम में, दबाव मूलक साधनों को काम में लाना चाहते थे, जिसे अंग्रेज परेशान होकर भारत को क्या है कि स्वराज्य सौंप दे। तो जो उग्रवादियों के साधन कौन कौन से थे? पहला साधन था बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा थी। उसके बाद में क्या है कि उदारवादियों में और उग्रवादियों में क्या क्या अंतर किए जाते हैं वो हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।